नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी एनालिसिस देखते हैं, जहाँ पे हम कब सबसे कम समय में जितना जरूरी है उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जो भी कोई एडिटोरियल या न्यूज आती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट है, वहां से एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या वो इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हो, उसकी डिस्कशन मैं आपके साथ डिटेल में करता हूँ, ताकि कम से कम समय में हम सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डिस्कस कर सके। जो भी बच्चे नए हैं, यदि वो द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पे जाके उसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आफ्टरनून टाइम में हम अपना डेली करंट अफेयर एनालिसिस डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट आईएएस लाइफस्टाइल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट डेली बेस पे करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखते हैं, वो एक हैबिट बनाए अपनी अटेंडेंस देने का। जैसे प्रेजेंट सर लिख के आप कमेंट कीजिए, आपका नाम, एरिया, तो पता चले कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ट्राई कीजिएगा, यदि आप न्यूज़पेपर ना भी पढ़ पाए फिर भी आप डेली बेस पे जो ये द हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस है सिर्फ वही देखिए, जिसमें मैं सिर्फ आपसे वही इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, पूरे एडिटोरियल में, और आपको समझ में भी आ जाए, इसलिए हम उसी टॉपिक को हाईलाइट भी करते हैं ताकि आप अपने से भी वो पढ़ सके स्क्रीन पे देख के भी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इंडियन डेमोक्रेसी को लेके आई है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी और दूसरी कंट्री, ठीक है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, उसकी कंपेरिजन दी गई है। और कंपैरिजन में दिखाया गया है कि भाई इंडिया है उसका परफॉर्मेंस डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी का क्या यही मतलब है कि जो डेमोक्रेसी टाइप प्रोसीजर है, ठीक है, डेमोक्रेसी सिस्टम है, हम वही फॉलो करें यानी वो डेमोक्रेसी है। तो इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, ठीक है। तो वही डिस्कशन करता हूँ मैं आपके साथ बारी बारी से, तो आपको पता चल जाएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले समझ लीजिए कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, इसके अलावा है बीएसपी है, सपा है। तो ये सभी पार्टियां हैं जो कि एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, ओपन डेमोक्रेसी। कंपैरिजन दिखाए गए हैं, चाइना में आपको पता होगा एक ही पार्टी उससे ही इलेक्शन होता है, वहां से ही जीतते हैं, तो उसको ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। जबकि इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शन है, ठीक है, अमेरिका में भी दो ही पार्टी है, आपको पता होगा। तो इंडिया में मल्टी पार्टी यानी रुकावट नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए जितनी नीड है उतना है। दूसरा, जो 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे ये सारी टॉपिक इंटरनेशनली डिस्कस होते रहते हैं, डेमोक्रेसी को लेके, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल को लेके। अब्राहम लिंकन वाली आपने थ्योरी सुनी होगी कि जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द पीपल, जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से चलता जो शासन है उसको लोकशाही कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिस्कशन की गया है कि भाई इंडिया में सिर्फ प्रोसीजर फॉलो होती है डेमोक्रेसी टाइप, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस देखे, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। दूसरा, कि इंडिया का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वहां पे भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेमोक्रेसी प्रोसीजर फॉलो करना ही सिर्फ पूरे जो भी प्रोसीजर है, एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी को हम फॉलो करें और हम अचीव कर लें, ऐसी बात नहीं है, और भी कुछ स्टेप लेने चाहिए।
डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें भी इंडिया क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसमें भी पुअर प्रदर्शन ही है, ठीक है, वो हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। तो बताया क्या जा रहा है, एक प्रकार से क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडियन डेमोक्रेसी, और यहाँ पे जो भी उसमें राइटर ने आर्गुमेंट दिए वो भी सही है, जेन्यून है। जैसे हम बोले कि भाई इंडिया में अच्छी सी लोकशाही है, ऐसे कहने से तो अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर भी होने चाहिए, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सारी चीजें। तो यदि मेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरह अच्छी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्रिटिसाइज करो, आपको वहां पे ये सारे जो पॉइंट है वो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आपको इंडिया की डेमोक्रेसी पे उंगलियां नहीं उठानी है, ठीक है, कि बहुत ही खराब कंडीशन है, इंडिया परफॉर्मेंस सुधर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, जितना हो सके उतना, और पार्टिसिपेशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में यदि आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना है तो जो लोग हैं, ठीक है, जो आम जनता है, वो जब तक पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ाते तब तक ये होने से रहा। और चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, वो जिस दर से बढ़ती है उस दर से अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ती, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, उल्टा कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं यदि पॉपुलेशन, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, अनलिमिटेड बढ़ ही रही है, तो रिसोर्सेज तो वही रहेंगे, तो कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, इससे और कंडीशन खराब होती है। दूसरा लिटरेसी, सब लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, अभी फिर भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कुछ पॉइंट जो आपको समझने में आसानी होगी कि इंडिया के सभी जो भी अनपढ़ है और पढ़े लिखे सभी के पास अपना वोटिंग राइट्स है, ठीक है। हालांकि हम अमेरिका के देखे या दूसरे कंट्रियों में देखे तो वहां पे जो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड है, जो वेल एस्टेब्लिश है, ठीक है, उन्हीं के पास सिर्फ वोट वोट का राइट्स होता है, जबकि इंडिया में सब, इंडिया पे या 18 साल से आप बड़े हो और आपके पास वोटिंग कार्ड है तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। फिर चैलेंजेस है इसमें, जो एक तो मैंने आपको पॉपुलेशन बताया, ठीक है, दूसरा फिर आपको बताई लिटरेसी, एजुकेटेड नहीं है, और पॉवर्टी तो बढ़ ही रही है, ठीक है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना बढ़ ही रही है, क्योंकि नए रोजगार आ नहीं रहे, ठीक है, जो है वो कम हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की मार्केट पे इम्पैक्ट होती है। तो उस प्रकार से इसमें डेमोक्रेसी में एक ही पहलू नहीं होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई इंडिया का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो ये एक ही दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए नंबर्स ऑफ ईयर चाहिए कि आज हम कुछ करना शुरू करें अपने इंडियन डेमोक्रेसी को अच्छा करने के लिए, ठीक है, उसके जो चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए, लेकिन वो तुरंत नहीं हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे कार्य करना होगा, और वो सही तरीके से बैठ जाए तब जाके इतना अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको इंडियन डेमोक्रेसी में पता होने चाहिए। टॉपिक हम डिस्कशन क्यों करें, क्योंकि 15 सितंबर है, वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहां पे डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल है उसी को लेके बार 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 चर्चा चलती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर एक टॉपिक आता है, वो है डिजिटल मीडिया कंट्रोल को लेके, जो हमने देखा था, जो एथिक्स कोड है, ठीक है, सुदर्शन न्यूज वाली जो टीवी चैनल है, वहां पे हमने जो बात किया था आपको हेट स्पीच को लेके, और किसी भी समाज को टारगेट करते हुए यदि आप प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं किसी भी डिजिटल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, या किसी भी माध्यम से, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो जो टीवी चैनल है, चलो उसके लिए तो रूल्स रेगुलेशन है, वो अपने एरिया में अपने दायरे में काम करते हैं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं, तो उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं बारी बारी से, ठीक है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है फीमेल लीडरशिप। मैंने आपको कई बार कहा है कि भाई जब भी कभी फीमेल को लेके कोई भी टॉपिक आए, ठीक है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो आपको वुमेन एम्पावरमेंट में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे के अलावा बात करें तो क्वेश्चन भी आ सकता है जीएस पेपर 1 में, सेम जीएस पेपर 3 में क्या क्या कोई पॉलिसी है जिससे इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल रहा है, कि उसके समाज के उत्थान के लिए क्या किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे जीएस पेपर 2 में पॉलिटी रिलेटेड, ठीक है, फीमेल का अपना दर्जा देने के लिए क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे काफी सारी आर्गुमेंट दी है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी आया था, उसकी भी डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ।
तो वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया में भी कंपैरिजन दी गई है, वो आप पढ़ लेना, इन्फॉर्मेटिव है, स्टैटिक है, आपको पता चल जाएगी। मैं इंडिया के जो पॉइंट है वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि भाई इंडिया में जेंडर इक्वालिटी को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जेंडर इक्वालिटी भी एक मुद्दा है। इसके अंदर इंडिया पहले से कार्य कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई इंडिया जब से आजाद हुआ तब से वुमन के पास वोटिंग राइट्स है, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कुछ कंट्री ऐसी थी जहाँ पे वुमन को वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। या तो जिन भी वुमन को था वो अच्छे कोई ओहदे पे होती थी उन्हीं को था, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में सभी औरतों के पास, यदि वो 18 साल से बड़ी है और उनके पास वोटिंग कार्ड है, तो वो वोट दे सकते हैं। दूसरा, सिर्फ वोट नहीं दे सकते, वो खड़ी भी रह सकती है इलेक्शन में, ठीक है। हमने देखा था पहले इलेक्शन से उनको खड़े होने के लिए क्या दिया गया था, राइट दिया गया था। ये एक्टिव डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इंडिया का जैसे बुरी हालत है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी बाकी भी कंट्रियों के साथ है। कंपैरिजन में एक चीज हमेशा मैं सभी से डिस्कस करता हूँ, समझने में आसानी हो इसलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 kg, ठीक है, 1 kg 1 किलो जिसका वेट है वो, ठीक है। 1 किलो जिसका वेट है वो कम है इसके कंपैरिजन में 2 kg के कंपैरिजन में, ठीक है। 1 kg कम है इसके कंपैरिजन में 2 kg के कंपैरिजन में, और 1 kg ज्यादा है इसके कंपैरिजन में 500 ग्राम के कंपैरिजन में। आधा किलो से 1 किलो ज्यादा है, ठीक है। आधा किलो से 1 किलो ज्यादा है, लेकिन 1 किलो 2 किलो से कम। कंपैरिजन आप कहाँ करते हैं, इसका आधार है आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। ज्यादा से कर रहे हो या कम से कर रहे हो, दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं जरूरी, दोनों जरूरी है। यानी आपका भी मैं अपने यूपीएससी में एग्जाम्पल लेके, ठीक है। मान लो 1 या 2 साल पहले आपके जो एक कोई मित्र है, ठीक है, उसने भी प्रिपरेशन शुरू की, आपने भी प्रिपरेशन शुरू की, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया या दूसरे अटेम्प्ट में पास कर लिया और आपने पास नहीं किया, ठीक है। तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं, जिसने पास किया है और आपने नहीं किया है, यानी आप कम अचीवर हो, ठीक है। लेकिन यदि कोई फ्रेशर स्टूडेंट है उसके कंपैरिजन में आप देखो तो आपने आधे तक तो पहुंच गए हो, अभी सिर्फ आपको सफलता मिलनी बाकी है, ठीक है। यानी कंपैरिजन कहाँ हो रही है उसका आधार भी होना चाहिए। तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है, जहाँ पे औरतों को भी राइट सम्मान दिए जाते हैं जेंडर इक्वालिटी में। दूसरा, अपनी जो लोकल इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पे 1/3 सीटें रिजर्व रहती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये चीज आपको पता होगी, हमारी जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत राज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और अब हमारे सभी स्तरों पे 1/3 जितनी सीट है, ठीक है, 1/3 यानी परसेंटेज वाइज याद रखेगा, 1/3 यानी 33% होगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि हम 33.33 इस प्रकार से अगर देखने जाए तो नियर अबाउट आप 34% नहीं कर सकते हो, 33% ही आएगा। तो इतना रिजर्वेशन रहता है। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि भाई जो भी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे जो फीमेल है उसका 1/3 सीट रिजर्व है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाती, रीजन क्या है। 2019 में ऐसा क्वेश्चन आ गया है, आप देख लीजिएगा मेंस एग्जाम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से है। जैसे कि वहाँ पे भी काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि भाई फीमेल जो भी रिप्रेजेंटेशन रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि भाई नाम ही खाली फीमेल का रहता है, लेकिन वहाँ पे जो भी डिसीजन है वो फैमिली के जो भी कोई मेल पर्सन रहेंगे वही लेंगे। यानी मान लो कि भाई सरपंच रहेंगी महिला, ठीक है, लेकिन जो उसका पति होगा या उस घर में जो भी कोई मेल होगा सीनियर, वही सारे डिसीजन लेगा। दूसरा, यदि फीमेल भी वहाँ पे कार्य कर रही है एक्टिवली, वो जा रही है, ठीक है, और सारे डिसीजन भी ले रही है, तब भी वो उनके ऊपर जो मेल है पर्सन उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसके अनुसार ही वो कार्य करेंगे। तो इससे क्या होता है, फीमेल जो लीडरशिप है, ठीक है, वो ग्रो नहीं होती। तो ये करंट में आप सिर्फ पढ़ लो कि भाई इंडिया में फीमेल लीडर के लिए क्या है, इससे काम नहीं बनेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, कि भाई क्वेश्चन ही आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि वहां पे ऐसी बात की गई थी कि भाई जैसे कि भाई कोई नॉर्मल बॉटम लाइन से कोई उठ के अब जाता है, जैसे मेल में आप नेक्स्ट एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी, कि वो चाय वाले थे, ठीक है, वो एक समय एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। यानी एकदम उनका बैकग्राउंड ऐसा कोई था नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूरे फैमिली में, ठीक है, दूर दूर तक सिर्फ मोदी जी अकेले थे कि जो पहले चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसी प्रकार से जो महिला है उसमें हमको एक कोई ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा कि जो पहले से ही जो पॉलिटिकल लीडर थे
ठीक है, जो कार्य कर रहे थे, जो आगे बढ़े, उसके अलावा कोई नया नाम देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक होना चाहिए, फीमेल लीडर में होना चाहिए। ऐसा नाम देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको देखना होगा आपका जो व्यू हो, ठीक है, एक जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, उसका जो व्यू हो वो हो कि जो भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्यों है, उसका सॉल्यूशन ओरिएंट व्यू होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको काफी हेल्पफुल रहता है इंटरव्यू में भी। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उनके द्वारा जो स्कूल कॉलेजेस है, ठीक है, उसको ओपन को लेके जो भी गाइडलाइंस दी है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। अपने कार्य के लिए अभी इस्तेमाल नहीं हो सकती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेना क्योंकि शॉर्ट टर्म है, ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आते। फिर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है जो मेंटल पेशेंट है उनको लेके, जो होमलेस है उनको लेके, देख लेते हैं। इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन जरूरी है जानना कि जो भी कोई मेंटल पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो मेंटल हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको यदि नेचर के पास ले जाया जाए तो उनकी मेंटल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कभी भी माइंड पेशेंट पे, जो भी मेंटल पेशेंट है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। और ये सीधी सीधी बात है भाई, जो काफी टाइम से आप भी, आपने भी कभी फील किया होगा, आप एक ही रूम में प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है, काफी 1 या 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है, तब कभी आप कभी भी बीच में एक ब्रेक लेके 1 या 2 दिन कभी बाहर घूमने जाओ, ठीक है, तो आपने भी फील किया होगा, यू फील बेटर, यू फील रिलैक्स, ठीक है। सेम कंडीशन होती है मेंटल पेशेंट के साथ भी, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में या जो भी कोई क्वार्टर है वहां पे रहते हैं, ठीक है, तो उनके भी अंदर यही फीलिंग आती है जो हमारे पास आती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। पॉलिटिकल व्यू है, ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार, यदि आप नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। फिर मोदी जी है, अकेले ही लड़ते अकेले ही जीतते हैं, दिखाया गया है। दूसरा, फिर से चर्चा में आया है जो नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप बिल है उसके बारे में, राइट टू हैव राइट्स, यानी आपको एक चीज पता होगी, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, पुरानों को तो पता ही है कि जो असम है, ठीक है, वहाँ पे एनआरसी लिस्ट लाया गया था ताकि भाई जो भी मेंबर का नाम उस लिस्ट में आ जाता है वो वहाँ के मेंबर है, ठीक है, सिटीजन है। और उसके अलावा जो नहीं है, ठीक है, कि जैसे वहाँ पे बताए गए हैं 19 लाख ऐसे थे पीपल के जिनका नाम एनसीआर में, एनआरसी में नहीं था, तो उनको टाइम दिया गया था कि आप अपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको जाके आप रिप्रेजेंट करो तो आपका नाम भी लिस्ट में आ सकता है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो राइट टू हैव राइट के उन, वो यदि भारतीय है, ठीक है, उनके पास एविडेंस है तो उनका राइट है, ठीक है, सिटीजन बिल में आने के लिए। तो ये सारे जो पॉइंट है, ये मैंने आपको जब सीए डिस्कस किया था, हमने एनआरसी डिस्कस किया था तब डिटेल में किया था, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में। और बाकी जो चीजें थी कि भाई जब भी ये लिस्ट आया था, ठीक है, एनआरसी लिस्ट आया था, उसके बाद से लेके 1 साल अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन में भी जो भी लोग थे वो अपना नया एनआरसी लिस्ट में नाम आने के लिए वहां पे जा रहे थे, लेकिन वो कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग की परेशानी बढ़ रही है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हुए थे, जिसमें एक एक बात जो है वो आप सबको डिटेल में बताई हुई, ठीक है। तो यदि आपने वो पुराने लेक्चर नहीं देखे अभी, तो आप वहां पे मत जाएगा, अभी गूगल करके आप जो एनआरसी से रिलेटेड फैक्ट्स है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। एनआरसी रिलेटेड जो सब का है, ठीक है, लिस्ट था जिसमें जितने भी सिटीजन हैं जिनका नाम दिया गया था, तो वो फिर से करंट में डिस्कस करेंगे जो लेबर बिल है उसके बारे में। तो 3 लेबर बिल पास हुए, ठीक है, लोकसभा में पास हुए थे, बताया था, राज्यसभा में से भी पास हो गए। तो यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 3 बिल है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ठीक है, ये 3 बिल है जो पास किए गए इंडस्ट्री के लिए। अभी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये रूल्स अप्लाई हो गए, ठीक है, आईआर कोड यानी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड है,
वो जो 300 वर्किंग इंडस्ट्री है उसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात है कि भाई जो 300 से कम है यानी 290 भी है, उसके लिए ये अप्लाई नहीं हो सकती इंडस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ बातें हैं जो हाईलाइट की गई। इसके अलावा जो IR कोड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड है, वो आपको अलग से देख लेना है। अलग से यानी उसके अंदर प्रावधान क्या है, ठीक है, कौन कौन सी बातों को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन लिखने के लिए आपको पॉइंट भी पता होने चाहिए कि जिस भी पॉइंट पे रेगुलर डिबेट हुई है। तो सबसे पहला था वो है स्ट्राइक को लेके, यानी जो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जो भी वर्किंग पीपल है, वो अपने सैलरी को लेके या कोई भी नीड को लेके, ठीक है, बोनस को लेके, इम्प्रूवमेंट को लेके, सर्विस को लेके, फिर मशीनरी को लेके कोई भी स्ट्राइक करते हैं। तो पहले बताया गया था कि स्ट्राइक को रोकने के लिए और इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए लाया गया है। तो वहां पे बताया गया है कि भाई जो भी वर्कर के स्ट्राइक करने का जो राइट्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई कार्य नहीं कर रहे। यहाँ हमने क्या किया है, 14 दिन का उनको टाइम पीरियड फ्रेम दिया है कि कोई भी जो वर्कर है वो स्ट्राइक में जाने से पहले उनके जो भी यूनियन लीडर रहेंगे वो इंडस्ट्री को क्या देख सकते हैं, एक 14 दिन का अल्टीमेटम दे सकते हैं, ठीक है, नोटिस पीरियड दे सकते हैं, जिसके अंदर यदि इंडस्ट्री को डिसीजन लेना चाहती है तो ले सकता है। उसके बाद ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ऐसा राइट सामने वर्कर को दिया गया है, जिसको राइट टू स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, कभी भी पूछे राइट टू स्ट्राइक क्या है तो पता होना चाहिए। यानी स्ट्राइक करने का भी क्या होता है, हक होता है। ये हक ज्यादातर स्टूडेंट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वर्कर तो पहले से ही परेशान रहता है कि काम धंधा तो है नहीं, ठीक है, स्ट्राइक पे गए और निकाल दिया तो और उल्टी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे यही फोकस किया गया है कि हमने वर्कर का जो राइट टू स्ट्राइक का पावर है वो छीना नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो प्रावधान किए गए हैं वो कि भाई जो भी लेबर है, ठीक है, वो उसके हेल्थ के खर्चे के लिए या उसके कोई भी सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए कि कंपनी के पास अलग से एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसका पैसा उन्होंने पहले से ही अपने पास बचा के रखा हो, ताकि जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन हो, कोरोना वायरस, लॉकडाउन जैसी कोई भी कंडीशन हो, तो वहां पे जो भी कोई वर्कर है, ठीक है, उसके लिए अलग से कार्य कर दिया जाए, जिसके लिए रुकना ना पड़े, सोचना ना पड़े, उसी के लिए अपने राइट के लिए उनको लड़ना ना पड़े। दूसरी बात बताई गई है गीग वर्कर के लिए। गीग वर्कर क्या है, वो टर्म कनेक्ट होती है गीग इकोनॉमी से, ठीक है। गीग वर्कर यानी ऐसे वर्कर, जैसे आपने नॉर्मल कंडीशन देखी होगी कि भाई कोई भी इंडस्ट्री रहेगी, ठीक है, वहां पे सुबह वर्कर आते हैं, अपनी ड्यूटी खत्म करते हैं और वापस आते हैं, ऐसी आपने नॉर्मल कंडीशन तो देखी होगी। गीग वर्कर में क्या होता है कि वहां पे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट से तो जुड़े हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूट की प्रीमाइसिस के अंदर काम नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ओला उबर के जो भी ड्राइवर है वो लोग कंपनी से तो जुड़े हैं, ठीक है, ओला उबर से तो जुड़े, लेकिन वो कोई इंडस्ट्री में तो नहीं जा रहे, वो ओपनली कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंपनी रूल्स के अंदर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो वर्कर है, जैसे गिग वर्कर कहते हैं, जिसको अभी हम वर्क फ्रॉम होम जैसे कह सकते हैं कि हम घर पे बैठ के ही जो वर्कर कार्य करते हैं कंपनी के लिए, ऐसे जो है एम्प्लॉय, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी खर्चा दे, अलाउंसेस दे, खाने पीने का, ठीक है, रहने का, तो ये भी प्रावधान होने चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। दूसरा कि भाई जो इसके अलावा भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो, ताकि जब कभी भी उसकी जॉब जाए या जॉब पे ना जा पाए, कुछ अपनी बीमारी हो या कुछ कंपनी का कुछ कार्य हो, तो उसमें उसको सिक्योरिटी मिले, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सब अप्लाई होगा जहाँ पे 300 वर्कर है उसी के लेके, ठीक है। उसके नीचे के लिए क्या प्रावधान है वो बताया नहीं गया। आपको करना क्या है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020, उसके मेजर प्रावधान क्या है वो सभी आपको देख लेना, और इससे कितना बेनिफिट होगा वर्कर को, ठीक है, कितना बेनिफिट होगा सेल एम्प्लॉय को और बाकी सभी सेक्टर में, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई क्या प्रावधान दिए गए, भाई इससे इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, जो भी वर्कर है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, इंडस्ट्री पे इस पे क्या असर होगा, उस प्रकार से आपको चैलेंजेस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसकी जो चैलेंजेस है उसके बारे में आप डिटेल में बता सकेंगे। फिर एक बात आई है एनवायरनमेंट में, जो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आई है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं क्या बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता लेता हूँ कि भाई जो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन है उसका मतलब क्या है।
जैसे ये मैंने आपसे डिस्कशन तो किया हुआ ही है, फिर से एक बार कि जो भी कोई कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, कि वो अपना जो भी कोई कार्य करते हैं जिसमें वो फॉसिल फ्यूल, कोल, कोलसा, ठीक है, और बाकी कोई भी क्रूड ऑयल की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कार्बन इमिशन होता है, ठीक है, उसको कम करना, उसको जितना हो सके उतना कम करना या ना के बराबर करना, तो इसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रलाइजेशन। पता क्या जा रहा है कि भाई चाइना है 2060 तक जो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, वो सबसे कम कर देगा, कार्बन इमिशन है वो सबसे कम कर देगा, ठीक है। दूसरा जो ग्रीन फोकस है उस पर ज्यादा फोकस करेगा, चाइना के द्वारा ये बताया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम अभी जो कि 2030 की हम बात करें, भाई जब हम चाइना है और हमने अमेरिका भी देखा था, तो ये सब क्या है, ये CO2 इमिशन के सबसे पीक पे होंगे 2030 में। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी हम मूव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है, सोलर एनर्जी की तरफ, और जितना हो सके उतना फॉसिल फ्यूल और कोल है उसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम सबसे कम करेंगे। इससे क्या होगा कि भाई जो भी कार्बन इमिशन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, तो जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो कम हो जाएगा। तो ये बताई गई, इंडिया भी इसी स्टेप पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो कार्बन इमिशन में है, तो वहाँ पे अमेरिका है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये सभी ऐसे कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा इमिशन करते हैं, ठीक है, ग्लोबली। तो जब तक वो लोग कम नहीं करेंगे, तब तक जो स्मॉल कंट्री है वो कम करे, तो उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में इतना आएगा नहीं। इससे क्या होगा, कार्बन इमिशन से, तो आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, जो सी लेवल है वो राइज हो जाएगा। कि जैसे मान लो 0.5 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं, तो वो पानी सारा सी लेवल में आ जाएगा, सी लेवल राइज होगा, तो जितने भी कोस्टल एरिया की कंट्रीज है, ठीक है, उसके सिटी क्या चले जाएंगे, वो पानी में चले जाएंगे। इसलिए स्टेप लेने की बात की जा रही है। फिर से बात कर लेते हैं G4 के बारे में, तो ये हम रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, वहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसमें से G4 इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी ये ऐसी कंट्री है जो परमानेंट मेंबर बनना चाहती है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है, वहाँ पे रिफॉर्म की आवश्यकता है, वहाँ के परमानेंट मेंबर है वो बढ़ाने चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी जो 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है, वो अपने कंट्री के जो बेसिक नीड रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसको यदि उसकी कंट्री में या उसके जो भी कोई पॉलिटिकल अपने व्यू होते हैं उसमें यदि बेनिफिट हो रहा है तो वो अलाउ करेंगे और नहीं करेंगे। और दूसरी चीज भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि यदि 5 में से एक भी कंट्री अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करती है तो बिल पास नहीं होता है, जबकि वहां पे भी मेजोरिटी की बात की गई। और फिर बात हुई कि भाई जो भी ये मेंबर है, ठीक है, जो मेंबर बनना चाहते हैं यूनियन के, ये 15 मेंबर है जिसमें 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो पहले क्या किया गया कि भाई आप मेंबर बढ़ाओ लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर को आप बढ़ाओ, ठीक है। इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं। फिर बोला कि आप परमानेंट मेंबर बढ़ा दो, ठीक है, जिसमें इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी है, लेकिन उनको वीटो पावर नहीं मिलेगा, यानी ये बिना पावर के परमानेंट मेंबर होंगे। तो उसका भी अपोज हुआ कि भाई आप विथ वीटो पावर क्या करो, परमानेंट मेंबर बढ़ाओ। और इसमें भी क्या करो, आप इसमें करो कि भाई जो भी परमानेंट मेंबर हो उन सभी का मेजोरिटी हो, ठीक है। जैसे अभी भी 5 मेंबर है, तो यदि कोई भी बिल को लेके, कोई भी सुझाव को लेके यदि 3 कंट्री एग्री है, ठीक है, तो वो पास हो जाने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, यदि एक कंट्री भी उसके अगेंस्ट में वोट करती है, ठीक है, तो वो पास नहीं होता है। तो इसको भी सुधारने की बात की गई है रिफॉर्म के अंदर। दूसरा यहाँ पे ऐसा है कि जो टैक्स बेस्ड नेगोशिएबल है, TBN, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो टैक्स बेस्ड नेगोशिएबल है जो आपने करंट में देखा है, फीलिंग्स में, तो वो एक किस मुद्दे से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए करंट में ऐसे बारीक बारीक जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये आपको याद ना रहे तो ये आप नोट्स भी कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे टैक्स बेस्ड नेगोशिएबल क्या है, IBN क्या है, ठीक है। ऐसे काफी सारे पॉइंट है जो मैं डेली बेस आपसे डिस्कस करता रहता हूँ, तो आपको ये सारे टॉपिक पता होने चाहिए। जो कंसर्न आउटकम है उसके बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए, तो यही सारे रिफॉर्म है, ठीक है, तो मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बारी बारी से, जिससे क्या हो कि भाई आने वाली जो भी चैलेंजेस है
उसको हम ओवरकम कर सके, डिटेल में डिस्कस कर सके। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी। अपना नाम, एरिया का नाम, प्रेजेंट सर, थैंक यू सर करके कमेंट कीजिए, तो पता चले रेगुलर बेस पे कितने बच्चे हैं जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं IAS लाइफस्टाइल एकेडमी यूट्यूब चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी लाइव सेशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, ठीक है, जिससे आपको जब कभी भी लेक्चर होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो अभी समय हो गया आपसे विदाई लेने का। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। तब तक देखते रहिए बाकी सारे जो GS प्रिपरेशन के जो टॉपिक हैं उसके बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।